Hello everyone, my name is शुभम जगदीश. I'm a teacher at City Montessori School, कानपुर कैंपस लखनऊ. तो पिछले वीडियो में मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किए थे. आज उसी को कंटिन्यू करने वाला हूं. इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को टेकअप करेंगे. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या मतलब होता है ये समझते हैं. मान लेते 2019 में टाटा मोटर्स ने 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया 2020 में, और इस 10 करोड़ को सेव कर लिया. 2020 में भी टाटा मोटर्स ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और इसको भी सेव कर लिया. अब 2021 ने टाटा मोटर्स को बहुत एक्सपैंड करना था, ग्रोथ करना था और कई जगह अपने सेंटर्स खोलने थे और कार्स का प्रोडक्शन करना था, तो उसको फंड्स की जरूरत थी. तो उसने क्या किया, जो ये अपने प्रॉफिट को रिटेन किए थे 2 साल, इस प्रॉफिट को अपने नए ग्रोथ के नए प्रोजेक्ट में इसको यूज कर लिया. इसको बोलते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. क्लियर कि नहीं क्लियर? तो मतलब अभी कंपनी को फंड की जरूरत थी, बाहर से लेने के बजाय खुद के जो सेविंग्स थी उनको इस्तेमाल कर लेना. अब इस चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं कंपनी को, कुछ एडवांटेजेस होते हैं शेयर होल्डर्स को, कुछ एडवांटेजेस होते हैं सोसाइटी को, और इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो वो टेकअप करना है हमको इस वीडियो के अंदर. चलिए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के. पहला पॉइंट है इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंस. ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये पढ़ा रहा हूं मेरिट्स टू कंपनी. कंपनी को क्या फायदा हो रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स को इस्तेमाल करके. सबसे पहला मेरिट लिखा है मैंने आपको, इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंस. मतलब क्या है? सबसे सस्ता मेथड यही है, बिकॉज आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे करना है, आपको कुछ भी खर्चा लगना ही नहीं है. दूसरा है कन्वीनियंस. कन्वीनियंस का मतलब क्या है? कोई पेपर वर्क नहीं. ये नहीं कि बैंक गारंटी दो, पेपर साइन करो, ये सारा कुछ भी लफड़ा है ही नहीं. खुद का पैसा है, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो बहुत कन्वीनियंट मेथड होता है. थर्ड वन इज नो चार्ज ऑन एसेट. मतलब मेरा कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा जाएगा, बिकॉज मैं पैसा बाहर से रेज कर ही नहीं रहा हूं. ये तो मेरे खुद का प्रॉफिट है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं. नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट. मैं अपना खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने ना शेयर्स इशू किए हैं, ना डिबेंचर इशू किए, ना प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो मेरा कंट्रोल तो डाइल्यूट हुआ ही नहीं. फोर्थ है गुडविल. ऐसा अगर कंपनी करती है तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी बनती है. रेपुटेशन इसलिए अच्छी बनेगी क्योंकि ये पता चलेगा कंपनी कम से कम लोन लेती है, आत्मनिर्भर कंपनी है. क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई आपको? मेरिट्स टू कंपनी क्या है ये समझ में आया. अभी बढ़ते हैं एडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स या मेरिट्स टू शेयर होल्डर्स के बीच. तो भैया शेयर होल्डर्स के पास देखते हैं क्या फायदे होते हैं. अगर किसी शेयर होल्डर ने इस तरह की कंपनी में पैसा लगाया है तो जनरली उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ मानी जाती है. सेफ इसलिए क्योंकि कंपनी ने कम से कम लोन ले रखा है, कंपनी के ऊपर कम से कम लाइबिलिटीज हैं. ठीक है. देन इट इज रेगुलर डिविडेंड्स. अगर कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है कि वो एक्सपैंड करने के लिए भी खुद का रिटेन अर्निंग्स यूज कर रही है, तो अगर इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर से जरूर, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही है. आगे बढ़ते हैं प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी. अगर कंपनी खुद के पैसों से तरक्की कर रही है, उसके पास लोन कम है, तो ये चांसेस है कि कंपनी बहुत फ्लरिश करेगी इन द कमिंग टाइम. क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? क्या तो समझ में आ गया? एडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स. अभी एडवांटेजेस टू सोसाइटी क्या है आइए देखते हैं. सोसाइटी में क्या है? कॉर्पोरेट सेविंग इंक्रीजेस कैपिटल फॉर्मेशन. कॉर्पोरेट सेविंग, अगर कंपनी पैसा सेव कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मुलेट करेगी, ज्यादा एक्सपैंड करेगी, जिससे इंटर्न सोसाइटी को ही हेल्प मिलने वाली है. देन इट विल क्रिएट मोर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. अभी क्या होगा? मोर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी का मतलब क्या है? कंपनी शुरू होंगी, कॉर्पोरेट फेलियर्स कम हो जाएंगे. जिस कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है वो उसके चांसेस होते हैं कि वो कंपनी मार्केट में सर्वाइव करेगी, जल्दी जल्दी बंद नहीं हो जाएगी, मतलब लोगों का एम्प्लॉयमेंट हैम्पर नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. कंपनी कैन अडॉप्ट मॉडर्नाइजेशन. नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई जो मशीनरीज आ रही है, कंपनी उसको अडॉप्ट कर सकती है बिकॉज उसके पास सफिशिएंट फंड रहता है. और लास्ट लिखा है बेटर क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइसेस. मतलब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब ज्यादा अच्छे गुड्स कंपनी कम से कम प्राइसेस में बना सकती है बिकॉज उसके पास मॉडर्नाइजेशन है, उसके पास नई टेक्नोलॉजी है. नई टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट फंड्स थे. अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पर. लास्ट टॉपिक है हमारा डीमेरिट्स. रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा से ज्यादा करने के कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं. नंबर 1 है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जितना जरूरी है उससे ज्यादा पैसा होल्ड कर लेना. क्लियर है? डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर मेरे को 10 करोड़ की जरूरत है और मैंने 50 करोड़ बचा के रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो 40 करोड़ रुपए हैं वो अनयूटिलाइज्ड हैं. तो इसे बोलते हैं डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. नंबर 2 होता है डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स.
अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर लेगी या रिटेन कर लेगी या उसको नेक्स्ट ईयर में यूज करेगी तो कम से कम पैसा ही वो शेयर होल्डर्स के बीच में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? ज्यादा पैसा सेव करेगी तो कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक साल कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, 2 साल कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे और कई सालों से पैसा कम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो शेयर होल्डर्स के मन में डिससैटिस्फैक्शन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है? गड़बड़ी। गड़बड़ी कैसी? कई बार रिटेन अर्निंग कंपनियां इसलिए भी करती हैं ताकि उनके शेयर प्राइसेस मार्केट में एकदम से बहुत हाइक पर चले जाए। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो गड़बड़ी मतलब अगर आप देखोगे ना, एक कंपनी बहुत ज्यादा रिटेन अर्निंग कर रही है, बहुत अच्छी आत्मनिर्भर कंपनी है, बड़ा बढ़िया काम कर रही है, तो उसके शेयर प्राइसेस मार्केट में बढ़ने लगते हैं और हो सकता है ये स्पेक्यूलेट भी कर रही हो पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है भाई? अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करेंगे तो वो जो पैसा जो हमें कहीं और यूटिलाइज करना चाहिए था, किसी और इंडस्ट्री में लगाना चाहिए था, वो हम नहीं लगा पाएंगे, तो एक्सपेंशन नहीं होगा हमारे बिजनेस का। ऑलराइट, क्लियर है? यहां तक समझ में आएगा? अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से नोट करिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग डिबेंचर्स पर। क्लास बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है बच्चे? डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए। डिबेंचर्स एक तरह का क्रेडिटर होता है कंपनी के लिए। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा डिबेंचर्स है क्या। डिबेंचर रिप्रेजेंट्स बोरोड फंड्स, उधार लिया हुआ फंड है डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज प्रोवाइडेड एट द फिक्स्ड रेट, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड इट इज कंपल्सरी टू पे इंटरेस्ट वेदर यू हैव प्रॉफिट और नॉट। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। दूसरा है दे कैरी नो वोटिंग राइट्स, दे इन्वॉल्व चार्ज ऑन एसेट, मतलब अगर क्या है, जब भी डिबेंचर्स आप इश्यू करेंगे तो कोई ना कोई एसेट्स को मॉर्टगेज करना पड़ता है वाइल इशूइंग फंड्स फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स। और तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, रीपेबल आफ्टर सम टाइम, मतलब अगर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हो रही होगी या कभी भी आपको डिबेंचर्स को कुछ टाइम बाद वापस करना ही पड़ता है। तो डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए, इस तरह से आपको समझना है। अब इसके हम लोग कुछ एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। चलिए कंप्लीट करते हैं। एडवांटेजेस में क्या क्या दे रखा है बच्चे? कंपनी को क्या एडवांटेज होता है? कंपनी को होता है एडवांटेज, पहला इकोनॉमिकल सोर्स, सस्ता पड़ता है, ठीक है ना, सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई? यहां पर कोई भी मैनेजमेंट डाइल्यूट नहीं होता है, ना वोटिंग राइट्स होते हैं, ना ओनरशिप दी जाती है। एक तरह का लोन है, जब पैसा आ जाएगा तो वापस कर देंगे। थर्ड है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? यहां पर बेटा कुछ आपने क्या कुछ प्रॉफिट कमाया, उसमें से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया डिबेंचर होल्डर्स को, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आप शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी अगला पॉइंट है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जब चाहें आप तब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर सकते हैं। टैक्स रिलीफ। टैक्स रिलीफ का मतलब क्या है? जो भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा, मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो वो आपका एक तरह का एक्सपेंस ट्रीट कर लिया जाएगा आपकी बैलेंस शीट में। ऑलराइट, तो पढ़ते हैं अब लोग डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते ना, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड है, सेकंड है रेगुलर रिटर्न, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे कंपनी लॉस में जाए, आपको पैसा देकर ही जाएगी। और थर्ड है हमारा सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, बिकॉज आपने चार्ज ऑन एसेट क्रिएट कर रखा है। अगर कंपनी का पैसा डूबता है तो उस एसेट को बेचकर आपको पैसे वापस किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? पैसे कमाए चाहे नहीं कमाए लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना ही करना, तो इसलिए परमानेंट बर्डन होता है। रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब क्या है? अगर आपने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए हैं तो आप जितना लोन ले सकते थे अब उससे कम ले पाएंगे, बिकॉज डिबेंचर्स भी एक तरह का लोन ही होता है कंपनी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन एसेट। चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या है भाई? आपके एसेट्स गिरवी कर दिए गए हैं व्हाइल इशूइंग डिबेंचर्स। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन इन डिविडेंड, क्योंकि हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए निकाल देते हैं तो कम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू द शेयर होल्डर्स। तो ये है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। अब पढ़ते हैं फ्रॉम
डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है नो वोटिंग राइट्स, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, मैनेजमेंट में आप कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सेकंड इज हाई यूनिट प्राइस, डिबेंचर की जनरली प्राइस हाई होती है, महंगे मिलते हैं मार्केट में एज कंपेयर टू शेयर्स। और थर्ड है अनअट्रैक्टिव, जो भी ग्रोथ चाहता है उसके लिए डिबेंचर्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बहुत आसान है बेटा, एक बार आप रीड भी कर सकते हो। आप बहुत सिंपल सी चीज है कि डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है, शेयर्स एक तरह के लोन नहीं होता है। इसमें वोटिंग राइट्स होते हैं, उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। लाइकवाइज एक बार रीड करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए डिफरेंस तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अब मैं इसके बाद बढ़ने जा रहा हूं काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स पर, जल्दी से नोट करो, बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग को बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नेकेड एंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स। तो कभी अगर क्वेश्चन में आए तो आप ये दोनों अलग अलग लिख सकते हो। तो मतलब ये अगर नंबर 1 ये है तो मॉर्टगेज डिबेंचर्स नंबर 2 हो जाएगा। रिडीमेबल कैन बी नंबर 3 एंड इररिडीमेबल कैन बी नंबर 4। बियरर कैन बी नंबर 5 एंड रजिस्टर्ड कैन बी नंबर 6 एंड कन्वर्टेबल कैन बी नंबर 7 एंड नॉन कन्वर्टेबल कैन बी नंबर 8। तो ये 8 काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स हैं, आपकी बुक में 4 तरह से दे रखे हैं। आप इंडिविजुअली भी लिखोगे तो भी स्कूल में आपको नंबर मिलेंगे या बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नेकेड डिबेंचर्स क्या होते हैं बेटा? वो डिबेंचर्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ऑन एसेट नहीं होता है, मतलब कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं किया कर रखे होते हैं कंपनी ने। अगर मान लेते हैं कंपनी ने डिफॉल्ट किया पेमेंट के लिए, तब आप नेकेड डिबेंचर्स क्या कर सकता है? केवल कंपनी को सू कर सकता है, बदले में और कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास। वेयर एज अगर मॉर्टगेज डिबेंचर्स होंगे तो कुछ ना कुछ एसेट्स मॉर्टगेज किया गया होगा, तो कभी भी अगर कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो आप उस एसेट्स को बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हो। चार्ज ऑन एसेट 2 तरह का होता है, फिक्स और फ्लोटिंग। फिक्स का मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग उसके पास एसेट्स है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना। फ्लोटिंग मतलब क्या है? जो फ्यूचर में उसके पास एसेट्स आ सकते हैं उस पर भी हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उन एसेट्स को भी हम गिरवी रख सकते हैं। समझ में आई बात आपको? नेकेड और मॉर्टगेज में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो एक स्पेसिफाइड डेट के बाद वापस हो जाएगा, मतलब कुछ स्पेसिफाइड डेट होती है उसके बाद कंपनी को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। मान लेते मैंने डिबेंचर इशू किए और वो 10 इयर्स के लिए, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स पीरियड कंपनी हैज टू रीपे माय अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? इररिडीमेबल डिबेंचर्स हमेशा वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के समय ही पैसा वापस करती है कंपनी, उसके पहले वापस नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स की तरफ बच्चे। बियरर डिबेंचर्स में किसी का नाम नहीं लिखा होता, ये रिकॉर्डेड डिबेंचर्स नहीं होते हैं। जिसके पास डिबेंचर का सर्टिफिकेट वो उसका ओनर, तो मतलब ट्रांसफर करना बहुत आसान सी चीज होती है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं और उसी को इंटरेस्ट पेमेंट होगा जिसके नाम पर डिबेंचर्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर इसमें लीगल फॉर्मेलिटी होती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की तरफ। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं बच्चे जो कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा प्रिविलेज कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद मिलता है डिबेंचर होल्डर्स को। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जाएंगे। यहां पर खत्म होता है डिबेंचर्स का पूरा टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और दो ही सोर्सेज बाकी है हमारे पास, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जल्दी से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है हमारा लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, और उसके बाद पढ़ना है हमको लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे बच्चों को कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जैसे ही दिखते हैं, तो यहां पर आज पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पढ़ते हैं हम लोग लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक से कंपनी को कैसे लोन मिलता है ये समझते हैं। कमर्शियल बैंक हमें हमेशा शॉर्ट टर्म लोन ही देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और जब भी वो लोन देगा उस पर एक फिक्स अमाउंट हमको ट्रांसफर करेगा। मान लेते 50 लाख का लोन लिया तो 50 लाख का लोन हमें दे दिया एक साथ, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा एट अ फिक्स रेट। पहले से बता देगा कि मैं मान लेते हैं 8% इंटरेस्ट ले रहा हूं, 9% ले रहा हूं, 10% ले रहा हूं, 11% ले रहा हूं, व्हाटएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, पहले से स्पेसिफाइड होगा। मतलब क्या होगा? शॉर्ट टर्म टाइम के लिए मिलेगा, शॉर्ट टर्म सोर्स है,
और दूसरा क्या है, लमसम में पैसा मिलेगा। तीसरा क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर, और आपका कोई ना कोई एसेट्स वो गिरवी रखवाएगा, तो मॉर्गेजिंग ऑफ एसेट्स भी होती है इसके अंडर। तो मैंने क्या बताया आपको, कमर्शियल बैंक से कैसे लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक से आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलेगा, एक साथ लमसम में अमाउंट मिलेगा, और आपके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और आपका कोई ना कोई एसेट्स मॉर्गेज किया जाएगा। अब इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, जल्दी से जल्दी देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है ये देखते हैं। फंड्स आर अवेलेबल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही केवल फंड मिलता है, और आप उसका पेमेंट फ्यूचर अर्निंग से कर सकते हैं। इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रिंसिपल का पेमेंट फ्यूचर अर्निंग से हम लोग कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट मिलता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। आगे बढ़ते हैं, और जो इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स रिलीफ भी मिलता है, मतलब इससे आप एज एन एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये फायदे हैं, हमारे एडवांटेजेस हैं लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स के। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो है चार्ज ऑन एसेट, मतलब एसेट्स गिरवी रख दिया जाएगा। अगर आप पैसा नहीं पे कर पाएंगे तो बैंक आपका वो पर्टिकुलर एसेट बेचकर पैसा रिकवर कर लेगा। दूसरा है, बहुत पेपर वर्क होते हैं इसके बीच में। जब भी आपको कमर्शियल बैंक से लोन लेना है, बहुत टायरसम, बहुत पेपर वर्क, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। थर्ड है कंपल्सरी पेमेंट। अगर ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होगा तो अब आप पैसे चुकाओगे, अगर आप पैसे नहीं चुका पा रहे हो, आपका एसेट्स बेच दिया जाएगा। कंपल्सरी है, पैसे कमाओ, प्रॉफिट हो ना हो, आपको पैसे तो पे करने पड़ेंगे ही। और दूसरा है क्रेडिट रेशिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड। अगर आपने एक बार लोन ले लिया है कमर्शियल बैंक से, तो दूसरा लोन लेने के लिए आपकी जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। आप अगर देखोगे तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक डिबेंचर से बहुत सिमिलर है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आप ऐसे सिमिलरिटी करके भी पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, और ये लास्ट टॉपिक है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे लोन देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन देता है बेटा लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के अगर लोन चाहिए तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेने पड़ेंगे। बड़े अमाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही सैंक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमें फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट। इक्विटी का मतलब क्या हो गया, क्या ये हमारे शेयर्स भी इशू करने में हेल्प करते हैं? हाँ, ये आपको इक्विटी के थ्रू भी पैसा रेस करवाते हैं, और आपको डेट के थ्रू मतलब लोन के थ्रू भी पैसा रेस कराने में हेल्प करते हैं। बाकी लोग तो लोन ही प्रोवाइड करते हैं, इनके पास कुछ और फैसिलिटी भी है। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रमोशनल, टेक्निकल एंड मैनेजरियल सर्विसेज टू यू। आपके बिजनेस के लिए प्रमोशन करेंगे, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे, और मैनेजरियल सर्विसेज भी देंगे। इसके लिए कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट सेट कर रखी है हमारी कंट्री ने। जैसे आईडीबीआई है हमारे पास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी है, एलआईसी है, आईसीआईसीआई। तो ये अलग अलग जो सेटअप्स है, जो अलग अलग यूनिट्स है, वो अलग अलग कॉजेस के लिए आपको लोन्स देती हैं। तो मैक्सिमम जो बड़े अमाउंट इंडस्ट्रीज को सैंक्शन होते हैं वो यहीं से सैंक्शन किए जाते हैं। अब इससे कुछ एडवांटेजेस है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों देखते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला क्या है, रिस्क एंड लोन कैपिटल बोथ आर अवेलेबल। रिस्क मतलब शेयर्स वगैरह अवेलेबल भी हो जाएंगे। अगर नई कंपनी है, आपके शेयर्स मार्केट में जल्दी इशू नहीं हो सकते, तो ये लोग हेल्प करेंगे। और लोन कैपिटल मतलब लोन्स भी आपको यहां से मिल जाएगा। दूसरा है हेल्पफुल फॉर न्यू कंपनी। जो नई कंपनी आ रही है, उसको लोन नहीं मिल रहा है, उसके शेयर्स मार्केट में इशू नहीं हो रहे, तो उनके लिए भी ये इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं। थर्ड है इंक्रीज क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी। अगर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक बार लोन सैंक्शन कर दिया तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही लोन सैंक्शन नहीं करता, उसके पीछे बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत पेपर वर्क चेक किए जाते हैं, आपका प्रपोजल चेक किया जाता है, उसके बाद कहीं जाकर आपको लोन सैंक्शन होता है। तो अगर एक बार लोन सैंक्शन हो गया तो आपकी क्रेडिट वर्दिनेस मार्केट में बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। भाई ये समझिए, अगर मान लेते हैं आप कोई भी मशीन या इक्विपमेंट बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, उस केस में ना आपको एक बैंक गारंटी चाहिए होती है, और मशीनरीज इतनी महंगी होती है कि कमर्शियल बैंक उसको सैंक्शन नहीं कर सकते, तो उसकी बैंक गारंटी लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप कोई मशीनरी बाहर से आप मंगा रहे हो, कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पर जो बैंक गारंटी जैसी चीज होती है वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही देखते हैं। फोर्थ और लास्ट है हमारा, फिफ्थ और लास्ट है हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अगर आपने सुने होंगे 4%, 5%, 8% बिजनेस लोन मिल जाता है, तो सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही मिलता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है यहां से लोन मिलना। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है?
पहला ही है थॉरो इन्वेस्टिगेशन। बिना इन्वेस्टिगेशन के लोन नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस प्रपोजल क्या है, अभी तक आपने क्या काम किया, आपकी बैलेंस शीट कैसी है, आपके पास एसेट्स कैसे हैं, आपके मैनेजमेंट में कौन है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ईच एंड एवरीथिंग इज थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड, देन ओनली आपको लोन मिलने की संभावना होती है। नंबर 2 इज मैनी डिजर्विंग कंपनी फेल टू गेट असिस्टेंस। बहुत अच्छी कंपनीज को भी लोन नहीं मिलता है, मे भी उनके पास एसेट्स कम होते हैं या कुछ वो मॉर्गेज नहीं कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑटोनॉमी ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब कई बार अगर इस तरह की इंस्टीट्यूशन से आपको लोन मिलता है तो आपको ये नॉमिनी अपॉइंट करने को बोलते हैं। मतलब इन्हीं के वहां से कोई आदमी होगा, इन्हीं के वहां का कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जो आपको अपनी कंपनी में रखना पड़ता है एज अ नॉमिनी। इनकेस अगर आप फेल होते हो तो नॉमिनी को पैसा मिल जाए, या आपका पूरा पूरा कंट्रोल ना हो मैनेजमेंट में, उस नॉमिनी का भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑटोनॉमी यहां से ब्रेक हो जाता है व्हेन यू टेक लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत ही बड़ा चैप्टर है बच्चे, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट आज आ रहा है, थर्ड पार्ट 1-2 दिन में मैं आपको रिलीज कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पर्टिकुलर वीडियो। इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं आया है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज डू शेयर लाइक विद योर क्लासमेट्स। Thank you. This was Shubham Jagdish signing off.